गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 7वीं के सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 के पाठ 8, 9 और 10 के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ 8 को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। प्रश्न नंबर 1 है, हम बाज़ार से क्या क्या वस्तुएं खरीदते हैं? सब्जियां, साबुन, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, बाज़ार के अलग अलग स्थानों के नाम बताओ। यानी मार्केट कितने टाइप का होता है, बाज़ार कितने प्रकार का होता है? साप्ताहिक बाज़ार, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे होता है ना, एक तो हमारे आसपास की दुकान होती है, एक हम जैसे सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो सप्ताह में एक बार पूरा मार्केट लगता हो, उसमें अलग अलग सब्जियां मिलती हों, या फिर हम किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, तो इस तरह से कई प्रकार के बाज़ार होते हैं। प्रश्न 3 है, सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगने वाले बाज़ार को क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाज़ार। प्रश्न 4 है, साप्ताहिक बाज़ार में चीज़ें सस्ते दामों पर मिलने के क्या कारण हैं? सरकारों को दुकान का किराया दुकानदारों को दुकानों का किराया नहीं देना पड़ता, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, सरकारी शुल्क नहीं देना पड़ता और कर्मचारियों को तनख्वाह वगैरह नहीं देनी पड़ती। तो इसलिए वो साप्ताहिक बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, क्योंकि वो कहीं भी अपनी रेहड़ी या कहीं भी अपना सामान रख कर किसी भी फुटपाथ पर वो बेच देते हैं, इसलिए वो सस्ता होता है। लेकिन जो अगर हम किसी मॉल में जाएं या किसी दुकान पर जाएं तो उस पर चीज़ें महंगी मिलती हैं, क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार के किराए देने पड़ते हैं, शुल्क देने पड़ते हैं। प्रश्न 5 है, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें हैं उन्हें क्या कहते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। प्रश्न 6 है, ऐसी बिल्डिंग जिसमें दुकानें वातानुकूलित यानी एसी जिनमें लगा हुआ एयर कंडीशन हो और अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बच्चों मॉल कहते हैं। प्रश्न 7 है, ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, वो कैसा होता है? ऑब्वियसली वो महंगा ही होगा। तो कैसा होता है? वो महंगा होता है। प्रश्न 8 है, सामानों का उत्पादन कहाँ से होता है? कारखानों से, खेतों से और घरों से। घरों में मतलब बनाया जाता है, या खेतों में जैसे कई चीज़ें बोई जाती हैं, कपास है वो बोई जाती है, खेतों में उगाई जाती है और वो फिर कपास के जो निकाल के फिर वो बेची जाती है, फिर उसको बुना जाता है, फिर वो बाज़ार में जाता है, बुनकर बाज़ार में देते हैं कपड़े को, और कपड़े को फिर टेलर सिलता है, तो तब हमें एक शर्ट प्राप्त होती है। तो इस तरह से कई जगह से, कुछ कारखानों में होती है, ये कारखानों है शब्द, कारखानों गलत लिखा हुआ है, कारखानों। प्रश्न 9 है, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी वस्तु को उत्पादक, तो जैसे अगर हम कपास की बात करें तो किसान है उत्पादक, तो उसका उत्पादन किसान करता है, और उपभोक्ता हम हैं क्योंकि कपड़े हम पहनते हैं। तो बीच में जो लोग रह गए उनको क्या कहते हैं? तो वो लोग होते हैं व्यापारी। अगला प्रश्न है 10, बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में सामान खरीदने वाला कैसा व्यापारी होता है? अब व्यापारी भी तो कई तरह के होते हैं ना, तो उस व्यापारी को क्या कहते हैं? जो बहुत सारी मात्रा में माल खरीद के रखता है, तो वो होता है थोक व्यापारी। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खुदरा या फुटकर व्यापारी। प्रश्न 12 है, दिल्ली के 4 थोक बाजार के नाम बताओ। आदमपुर, दरियागंज, केशवपुर, ओखला। प्रश्न 13 है, वस्तुएं सर्वप्रथम कौन से बाजार में पहुंचती हैं? थोक बाजार में। जैसे कारखाने से कौन खरीदेगा? थोक व्यापारी। थोक व्यापारी से कौन खरीदेगा? छोटा व्यापारी। छोटे व्यापारी से कौन खरीदेंगे? हम यानी उपभोक्ता। प्रश्न 14 है, थोक का क्या अर्थ है? बड़ी मात्रा में सामान खरीदना या बेचना। प्रश्न 15 है, दिल्ली का बुद्ध मार्केट किस मार्केट यानी कैसे बाजार का उदाहरण है? साप्ताहिक बाजार। प्रश्न 16 है, सामान को इस्तेमाल करने
वाले को क्या कहते हैं? उपभोक्ता, यानी जो सामान को इस्तेमाल करता है, वो कोई भी हो, वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। प्रश्न 17 है, दुकानदार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? स्थायी एवं निश्चित जगह, महंगा सामान बेचना और ज़्यादा वैरायटी रखना। अब जैसे हम साप्ताहिक बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ इतना सामान नहीं होता और इतनी वैरायटीज़ नहीं होती और उनकी कोई निश्चित जगह भी नहीं होती, कभी कहीं लगा लेते हैं, कभी कहीं लगा लेते हैं। प्रश्न 18 है, अंजल मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। प्रश्न 19, व्यापारी कितने प्रकार के होते हैं? थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी। प्रश्न 20 है, ब्रांडेड प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहाँ से खरीद सकते हैं? मॉल से। अब रेडी पर तो ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं, तो ये चीज़ें कहाँ से खरीद सकते हैं हम? मॉल से। प्रश्न 21 है, ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदना है तो हम कहाँ से खरीदेंगे? थोक बाजार से। प्रश्न 22 है, बाजारों की ऐसी श्रृंखला जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह यानी श्रृंखला यानी चेन की तरह जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला बाजार या चेन मार्केट। प्रश्न 23, ये पहले भी आ चुका है कि थोक का क्या अर्थ है? बड़ी मात्रा में सामान खरीदना व बेचना। इस पाठ के सभी प्रश्न पूरे हुए। अगला पाठ करते हैं। अब हम कक्षा 7वीं के ही सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ 9, जिसका नाम है बाजार में कमीज, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके छोटे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि किस तरह से कमीज की शुरुआत होती है और वो बाज़ार में किस प्रकार से किन किन हाथों में होते हुए आती है। प्रश्न नंबर 1 है, स्वप्ना रुई बेचने बाजार में जाकर स्थानीय व्यापारी के पास क्यों गई? क्योंकि उसने स्थानीय व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए कर्ज लिया था, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि वो बाजार नहीं जा सकती थी, उसको स्थानीय व्यापारी को ही वो बेचनी पड़ी। प्रश्न 2 है, स्वप्ना ने कितना कर्ज लिया और व्यापारी ने कितने रुपए काटे? स्वप्ना ने जब कर्ज लिया तो 2500 रुपये कर्ज लिया था और व्यापारी ने 3000 रुपये काटे, यानी 500 रुपये एक्स्ट्रा काटे। प्रश्न 3 है, स्वप्ना ने रुई उगाने में कितने महीने मेहनत की? 4 महीने, यानी 4 महीने में उसने 500 रुपये एक्स्ट्रा काट लिए। प्रश्न 4 है, किसान किस किस कार्य के लिए कर्ज या ऋण लेता है? किसान खेती करने के लिए, या अगर बीमार हो जाता है तो उस समय कर्ज लेता है, या फिर बच्चों के स्कूल की अगर फीस देनी है तब कर्ज लेता है। प्रश्न 5 है, तमिलनाडु में लगने वाला कौन सा कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है? इरोड का कपड़ा बाजार। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। प्रश्न 6 है, बुनकरों का क्या कार्य होता है? व्यापारियों से सूत लेना तथा तैयार कपड़ा देना, ये बुनकरों का कार्य है। प्रश्न 7 है, बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर हैं? कच्चे माल प्राप्त करने तथा तैयार माल की बिक्री के लिए, क्योंकि बुनकर सीधे कच्चा माल प्राप्त नहीं कर सकते और फिर बुनकर सीधे तैयार माल को किसी स्थान पर बेच नहीं सकते, तो बीच में कौन होता है? व्यापारी। वो व्यापारियों से ही कच्चा माल लेते हैं और फिर माल को तैयार करके व्यापारियों को ही देते हैं। प्रश्न 8 है, करघा क्या काम आता है? सूत से कपड़ा बुनने के काम आता है। प्रश्न 9 है, एक करघे का मूल्य क्या है? 20,000 रुपये। प्रश्न 10 है, व्यापारी तथा बुनकरों के बीच की व्यवस्था किसका उदाहरण है? दादन व्यवस्था का, यानी पुटिंग आउट सिस्टम। प्रश्न 12 है, दादन व्यवस्था में क्या होता है? व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 10 है, वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की कौन सी शर्तों को पूरा करते हैं? न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदना, सामान की उच्चतम स्तर का गुणवत्ता तथा समय पर सामान देना। प्रश्न 14 है, गारमेंट फैक्ट्री में अधिकांशतः महिलाएं काम करती हैं या पुरुष? महिलाएं। प्रश्न 16 है, क्या फैक्ट्री में कामगारों को स्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है? नहीं, अस्थायी रूप से। वो जब चाहें फैक्ट्री मालिक उनको निकाल सकते हैं, इसलिए स्थायी नहीं लगाते, अस्थायी लगाते हैं। प्रश्न 17, गारमेंट फैक्ट्री में अधिकांशतः महिलाओं को ही काम पर क्यों रखा जाता है?
क्योंकि ताकि न्यूनतम मजदूरी देकर काम चलाया जा सके। जो पुरुष हैं वो मजदूरी ज़्यादा लेते हैं, महिलाओं को कम दी जाती है। प्रश्न 18, कामगारों की मजदूरी किसके अनुसार तय की जाती है? उनके कौशल के अनुसार, यानी उनमें कितनी स्किल है, क्या क्या आता है उनको, कितनी परफेक्टनेस से आता है, उन चीज़ों से जो है उनकी मजदूरी तय होती है। प्रश्न 19 है, गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वालों में अधिकतम वेतन किसे और कितना मिलता है? जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेतन दर्जी को दिया जाता है, 3,000 रुपये प्रति माह। प्रश्न 20 है, गारमेंट फैक्ट्री में स्त्रियां सहायक के रूप में क्या क्या काम करती हैं? धागे काटने, बटन टाँकने, स्त्री करना यानी प्रेस करना तथा पैकिंग करना, उनको पॉलीथीन में डाल डालकर पैक करना, ये सभी काम कौन करती हैं? स्त्रियां करती हैं। प्रश्न 21 है, बाजार से अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? विदेशी व्यवसायी, धनवान व शक्तिशाली फैक्ट्री मालिक तथा इनसे कम वस्त्र निर्यातक। यानी सबसे ज़्यादा तो ये विदेशी व्यवसायी और धनवान और शक्तिशाली फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो सबसे ज़्यादा लाभ कमाते हैं। प्रश्न 22 है, बाजार से अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? छोटे किसान, बुनकर और फैक्ट्री के कामगार। हमने देखा ना स्वप्ना ने कैसे बेचारी ने स्थानीय व्यापारी को अपनी कपास जो है वो बेचनी पड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, जिनिंग मिल का क्या कार्य है? इसमें रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं तथा रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं। प्रश्न 24 है, निर्यातक कौन होता है? निर्यात यानी किसी चीज़ को बाहर भेजना, विदेश में भेजना, तो वह व्यक्ति जो विदेशों में माल भेजता है वह क्या कहलाता है? निर्यातक। और विदेशों से माल जो लाता है, लाया जाता है, लाने को क्या बोलते हैं? आयात करना किसी चीज़ को, और बेचना क्या कहलाता है? निर्यात करना यानी विदेश में भेजना। प्रश्न 25 है, आमदनी में से सारे खर्चे निकाल कर देने के बाद बचने वाली राशि क्या होती है? यानी उसको क्या कहते हैं? मुनाफा। प्रश्न 26, कुरनूल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न 27, स्वप्ना कौन सी फसल उगाती है? कपास। प्रश्न 28, इरोड का कपड़ा बाजार सप्ताह में कितनी बार लगता है? 2 बार। प्रश्न 29, इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में कितने कामगार हैं, यानी वहाँ कितने मजदूर काम करते हैं? 70। प्रश्न 30 है, कौन सी मील कपास मील में प्रयोग होती है? जिनिंग मिल और स्पिनिंग मिल। प्रश्न 31 है, बुनकर कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं? करघा, जिसको हम लूम भी बोलते हैं, LOOM लूम। ये इस पाठ के प्रश्न खत्म हुए। अब हम अगला पाठ करते हैं। कक्षा 7वीं का ही सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ 10, जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। प्रश्न 1 है, कांता अंसारी दंपति, मेलानी, स्वप्ना, रोजा पार्क्स की कहानियों में क्या समान बात बताई गई है? तो इन सब के साथ असमानता का व्यवहार किया गया है। प्रश्न 2 है, मताधिकार से हमारे भीतर किसका भाव विकसित होता है? समानता का। प्रश्न 3 है, महिलाओं द्वारा किए गए काम अक्सर पुरुषों के कामों की तुलना में कैसे माने जाते हैं? तुच्छ यानी छोटे। प्रश्न 4 है, दलित, मुस्लिम और आदिवासी लड़कियों की पढ़ाई बीच में छोड़ने के क्या क्या कारण हैं? गरीबी, सामाजिक असमानता, अच्छी स्कूल सुविधाओं का अभाव। प्रश्न 5 है, विस्थापित यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लोगों में अधिकतर लोग कैसे होते हैं? गरीब, क्योंकि अमीर लोग तो विस्थापित होते ही नहीं। प्रश्न 6, विस्थापन से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? धंधे प्रभावित हुए, स्कूल दूर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। प्रश्न 7 है, हमारे देश की बड़ी समस्या का रूप कौन सी समस्या ले चुकी है? लोगों और समुदाय का विस्थापन। प्रश्न 8 है, सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए कौन सा संघ लड़ रहा है? तवा मत्स्य संघ। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कौन से राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में।
प्रश्न 9 है, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तवा नदी। प्रश्न 10 है, तवा नदी पर बांध का निर्माण कब शुरू हुआ? 1958 में। प्रश्न 11, तवा नदी का बांध कब बनकर तैयार हुआ? 1978 में, यानी पूरे 20 साल लगे इसको बनने में। प्रश्न 12 है, बांध के कारण विस्थापित लोगों ने क्या व्यवसाय शुरू किया? खेती करना और मछली पकड़ना। प्रश्न 13 है, सरकार ने तवा बांध क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को कब सौंपा? 1994 में। प्रश्न 14 है, निजी ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों के साथ क्या किया? स्थानीय लोगों को काम से अलग करके सस्ते श्रमिक ले आए। प्रश्न 15, यानी वो लोग बेरोजगार हो गए। प्रश्न 15 है, स्थानीय लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया? अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया। प्रश्न 16 है, तवा मत्स्य संघ यानी TMS ने सरकार से क्या मांग की? लोगों के जीवन निर्वाह के लिए मछली पकड़ने का कार्य जारी रखने की मांग, कि भाई इन लोगों को जो है मछली पकड़ने का काम वापस दिया जाए। प्रश्न 17 है, सरकार ने तवा मत्स्य संघ की मांग कब पूरी की? 2 जनवरी 1977 को। मांग कब की थी उन्होंने? 94 में, हाँ 94 में और 97 में इनका फैसला हुआ, यानी लगभग 3 साल बाद, यानी 3 साल तक वो संघर्ष करते रहे। प्रश्न 18 है, असमानता के विरुद्ध संघर्ष में कौन कौन सक्रिय भूमिका निभाते हैं? लेखक, गायक, नर्तक तथा कलाकार। प्रश्न 19 है, भारत का संविधान सबको क्या मानता है? समान मानता है, एक जैसा मानता है कि भाई सब समान हैं। प्रश्न 20 है, लोकतंत्र के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं? स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार माध्यमों पर व्यावसायिक घरानों का नियंत्रण, महिलाओं को श्रम के कम मूल्य देना, कपास के किसानों की आय कम होना इत्यादि। प्रश्न 21 है, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। प्रश्न 22 है, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत संख्या आदिवासियों की है? 8%। और इसी जनगणना के अनुसार अगर महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो 48%, अगर मुसलमानों की पूछी जाए तो 13%, यानी 13%, और दलित जो है वो 16%। प्रश्न 23 है, तवा मत्स्य संघ कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न 24, तवा क्षेत्र के कितने गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ? 33। प्रश्न 25, असमानता के मुख्य कारण क्या क्या हैं? गरीबी, जाति प्रथा, संसाधनों की कमी। प्रश्न 26, लोकतंत्र के केंद्र में कौन कौन से मुख्य मूल्य हैं, यानी मूल भाव हैं? समानता का भाव, न्याय का भाव, स्वतंत्रता का भाव। और अंतिम प्रश्न है 27वां, तवा मत्स्य संघ किन लोगों से संबंधित है? मछुआरों से। इस तरह से ये 3 पाठ हमारे पूरे हुए।